हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाजार। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं 25 अक्टूबर के पेपर को, जो कि सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो इसी शिफ्ट के पूछे गए सारे मैथ के क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे और ये होगा मेरा आज का सेट नंबर 60। इससे पहले अब तक हम लोगों ने 1 से लेकर 59 सेट पेपर तक आपका ऑलरेडी ग्रुप डी का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर लिया है। तो जिनको नहीं पता तो आप लोग एक बार जाकर जरूर से प्लेलिस्ट चेक करना। प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा जितना भी मैं आपको प्रीवियस पेपर का सॉल्व कराया हूँ। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग डायरेक्ट से चेक कर सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बता दूं, ये सीरीज को मैं काफी दिन बाद यहाँ पर फिर से दोबारा से रिज्यूम करने जा रहा हूँ, ये आपको पता होगा। और यहाँ पर पिछले कई दिनों से, कई महीनों से आप लोग कमेंट भी आ रहे थे कि मैं आपका फिर से दोबारा से चालू करूँ। और क्योंकि आपको भी पता है कि अभी आपका एनटीपीसी का पेपर चल रहा है और जैसे एनटीपीसी का पेपर खत्म होगा तो फिर आप लोगों का ही बारी आने वाला है। यानी अगर मैं बात करूं, आज से भी अगर जनवरी आपका भी चल रहा है, 10 तक हो गए, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, उसके बाद आप लोगों का ही नंबर आने वाला है अप्रैल से। तो इसलिए आप लोगों को भी अच्छे तरीके से तैयार, बढ़िया तरीके से रहना है। और अब तक तो आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि सारा खेल जो हो रहा है वो प्रीवियस ईयर पेपर का ही हो रहा है। अब आपको एनटीपीसी में भी पता चल गया होगा। तो बस इसलिए मैं आपको पिछला 1.25 साल से बोल रहा था कि बार बार प्रीवियस पेपर का प्रैक्टिस करो। तो इसलिए चीज़ों को अभी आपको समझना पड़ेगा। अगर अभी भी आप नहीं समझ रहे हो तो यकीन मानिए फिर आप ग्रुप डी से बहुत दूर हो। तो जितने भी लोग अगर ग्रुप डी एग्जाम के लिए डेडिकेटेड तैयारी कर रहे हो तो यही समय है जहां पर आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करता हूँ। तो मैं आज का ये मैं सेट को यहाँ पर कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। ठीक है, और मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि देखो, मैं अपना बहुत कीमती समय निकाल के आप लोगों को दे रहा हूँ, तो आप लोग भी मेरी मेहनत को ज़ाया जाने मत देना। जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस करो। ठीक है, जितना हो सके प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करने में कोई भी कमी नहीं करो, आपके पास बहुत कुछ है प्रैक्टिस करने को। ठीक है, तो चलिए फिलहाल मैं क्वेश्चन को यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं चेक करना चाहूँगा कि आप लोगों को प्रिपरेशन किस तरीके से चल रहा है। तो उसके लिए पहले मैं कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा जो आप लोगों को ट्राई करना है पहले खुद से। ठीक है, और जिनको भी लगता है कि एनटीपीसी का लेवल से थोड़ा नीचे ही लेवल होगा ग्रुप डी का, तो वो आपकी गलत फैमिली है। ये आपका पहला क्वेश्चन है जो आपको पहले ट्राई करना है। दूसरा क्वेश्चन ये है, इसको ट्राई करना है। सब एक ही सेट पेपर के क्वेश्चन है, जो मैं हम लोग कर रहे हैं उसी सेट पेपर के क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये है, इसको ट्राई करना है आपको। चलो, चौथा ये आपका क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना है। तो ये 4 क्वेश्चन को आपको पहले सबसे पहले ट्राई करना है। अगर ये 4 क्वेश्चन अगर आप बना ले रहे हो तो यकीन मानिए आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रही है, ये मैं समझ सकता हूं। अगर आप नहीं बना पाए तो फिर अब थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, अब आपको और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, तो इससे अच्छा होगा कि अच्छा से प्रैक्टिस करो, चीज़ों को समझो। सारे क्वेश्चन ग्रुप डी के ही है, अभी हम लोग सब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलो, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है जहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर उसको भी हम लोग सब क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और चूंकि मेरा वीडियो रिकॉर्डेड होता है इसलिए आप लोग अपने हिसाब से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, जिससे आपका टाइम सेव हो सके। क्योंकि इसी वक्त आपको अपना समय को बचा के चलना है। ऐसे नहीं आपको लग रहा है कि 3 मंथ या फिर आपके 2.5 मंथ है तो आप अभी पहले कुछ भी जिस तरीके से अपना टाइम इन्वेस्ट करते चलोगे, ये सब गलती है। ठीक है, ये सब मत करना उस तरीके से। चलो, और बहुत जल्द मैं कुछ प्लानिंग वीडियो भी दूंगा आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए। चलो, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ट्राई करो। यहां पर क्या बोला, यदि 6 माही चक्रवृद्धि पर 20% वार्षिक की दर से 10,000 रुपए का निवेश किए जाते हैं, तब 18 महीने के बाद राशि क्या होगी। यानी आपसे अमाउंट पूछ रहा है आपसे 18 महीने के बाद, और क्वेश्चन में क्या बोल दिया है, जो आप कंपाउंड इंटरेस्ट जो काउंट करोगे वो 6 माही के तौर पर गणना करना है आपको। यानी कंपाउंडेड हाफ ईयरली में काउंट करना है। यानी सिंपली आपको प्रिंसिपल दे रखा है 10,000 रुपए, रेट आपको दे रखा है 20% का, और समय दे रखा है 18 महीना, यानी मैं कह सकता हूं 3/2 साल। अब आपको पता है कि अगर हमको कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली में अगर काउंट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, रेट को आधा कर देंगे। यानी जो नया रेट बन के आ जाएगा वो क्या बन के आ जाएगा, 10% का रेट बन जाएगा। और टाइम में क्या करते हैं, डबल कर देते हैं। यानी रेट को आधा करते हैं, टाइम को डबल कर देते हैं। और टाइम को जब डबल करेंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा। यानी आप सीधा सीधा 10% का रेट से 3 साल का निकाल लो कंपाउंड इंटरेस्ट, वही मेरा हो जाएगा 6 माही के तौर पर भी। तो अमाउंट होता है क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि 10% का रेट से अगर हम 3 साल के लिए, मैं अगर आपसे पूछता हूं कि बताओ 3 साल का टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, तो आप बोलोगे 33.1% होता है।
ये कैसे होता है ये भी आप जानते होंगे। और ये सब ऐसे ब्याज दर है जिसका वैल्यू आपको डायरेक्ट से याद होने चाहिए। बोलो होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। और कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया जहां पर मैंने हर एक चीज बताया आपको। तो फिलहाल तो ये हो गया मेरा टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपसे क्वेश्चन में टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछता तो आप बता देते इतना ही परसेंट का वैल्यू। अब आपको 100% का भी वैल्यू चाहिए, यानी 100% और प्लस 33.1%, यही मेरा हो गया अमाउंट। यानी अमाउंट मेरा कितना हो जाएगा, अमाउंट आपका हो जाएगा 133.1% का वैल्यू पूछा है, और ये आपको इतना 100% का वैल्यू दे रखा था। यानी आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा दिख रहा है आंसर 13,310। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलो, और यहाँ पर मैं हर एक चीज लिखते भी चल रहा हूं ताकि आप सभी लोगों को समझ आए। हो सकता है कि आप चीज को मेरा बहुत जल्दी समझ रहे होंगे, मगर कई सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनको समझ नहीं आता, इसलिए मैं सभी लोगों को लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। बात बाकी वीडियो रिकॉर्डेड है तो आप लोग 2x की स्पीड में भी देख सकते हो अपना समय बचाने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो जल्दी। यहाँ पर क्या बोला, 5 पुरुष एक काम करने में के लिए 20 दिन लेते हैं, वे दिन में 8 घंटा काम करते हैं। 8 पुरुष एक दिन में 7 घंटा काम करते हैं, तो वो कितने दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन अभी एनटीपीसी के पेपर सब में पहले दूसरे दिन में पूछे गए थे, कुछ अलग नहीं पूछा गया था। तो आपके भी पेपर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने मिलेंगे। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट से क्या कर सकते हो, MDH फॉर्मूला लगा सकते हो। ये M हो गया, ये D हो गया, ये H हो गया, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा M1 D1 और H2। ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला में आपका वर्क भी होता है, ये मैं हमेशा से बोलता हूं कि कई सारे लोग गलती भी कर देते हैं। यहां पर आपको क्या बोला था कि 5 पुरुष कोई काम को 20 दिन में कर लेता है, जब वो 8-8 घंटा करके काम करता है तब। तो उसी काम को 8 पुरुष 7 घंटे लेकर अगर काम करना चाहे तो कितने दिन में करेंगे, ये आपसे काम पूछा है। यानी यहां पर सिंपली क्या हो गया, जो वर्क है वो दोनों जगह सेम है, तो इसलिए हम लोग वर्क को हटा दे रहे हैं। वरना हर जब क्वेश्चन में बोल देता है कि 1/3 काम करना या 1/4 काम करना या फिर किसी भी तरीका से, तो उस वक्त आपको वर्क को भी लेके चलना होता है। तो फिलहाल सॉल्व करो, 5 गुना 20 गुना 8 गुना 8 गुना 7 गुना D1। तो 8 से 8 कैंसिल, यानी 20 25 100, यानी 100/7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट, एक चतुर्भुज के 3 न्यून कोणों में से प्रत्येक का मान 82 डिग्री है, तो चौथे कोण का मान ज्ञात करें। यानी क्या बोला है कि कोई एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका आपको 3 कोण बोला है कि तीनों कोण न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब क्या होता है, एक्यूट एंगल। जो एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। और जस्ट उल्टा, अगर जो कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अधिकोण हिंदी में। तो वही बोल रहा है कि कोई चतुर्भुज में जो 3 कोण है वो न्यून कोण है और प्रत्येक का मान 82 डिग्री है। आपसे चौथे कोण का मान का वैल्यू पूछा है। तो आप जानते हो कोई भी चतुर्भुज में यानी कोई भी क्वाड्रिलेटरल में इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 का सम होता है। तो 3 का सम, अगर 3 ठो का सम अगर 82 82 82 करके है तो कितना हो जाएगा, 3 2 6 या 246। यानी बस आप लेस कर दो, वही मेरा हो जाएगा बचे हुए कोण का मान। यानी 10 से 6 जाएगा 4 और 5 से 4 जाएगा 1 और 1, यानी 114 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं DI। और अभी आपके एनटीपीसी के एग्जाम में भर भर के पूछे जा रहे हैं डेटा इंटरप्रिटेशन से, और वो ऐसा बात नहीं है, प्रीवियस ईयर पेपर में भी पूछा जा चुका है। तो देख लो, इसको सॉल्व करो। ये आपका टेबल DI है। क्या बोला है पहले समझते हैं। दिए गए बार ग्राफ A B C एवं D 4 राज्यों में पैदा होने वाले 3 अनाज PQR को प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा टेबल में, क्या बोला है कि टोटल 4 स्टेट है A B C D। चारों स्टेट में 3 टाइप के अनाज को दर्शाया गया है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये P टाइप का अनाज है, ये Q टाइप का अनाज है और ये R टाइप का अनाज है। ये जो P टाइप का अनाज है वो ब्लू रंग को दर्शा रहा है आपको, जो Q टाइप का अनाज है वो नारंगी कलर को दर्शा रहा है, और जो R टाइप का अनाज है वो थोड़ा सिल्वर कलर में दर्शा रहा है। समझ गए ये सब। चलो क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। क्या बोला है, सभी राज्यों में अनाज Q का कुल उत्पादन का D राज्य द्वारा उत्पादित अनाज Q का प्रतिशत कितना है, 0.1 स्थान तक बताओ। यानी क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है कि सभी राज्यों में अनाज Q का कुल उत्पादन का D राज्य द्वारा उत्पादित अनाज Q का प्रतिशत कितना है। तो पहले तो देख लो कि D राज्य में Q का उत्पादन हो कितना रहा है। तो यहां से अगर आप देखोगे, नारंगी कलर जो आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर का, ये कितना दिख रहा है, 25 दिख रहा है। यानी D राज्य में Q का उत्पादन कितना है, 25 है। आपका वही पूछ रहा है कि D राज्य में Q का जो उत्पादन है उसका बताओ टोटल चारों राज्य का Q का उत्पादन का कितना प्रतिशत है। तो सभी राज्यों में अब निकालना पड़ेगा Q का कितना उत्पादन है। तो अगर हम देख रहे हैं
तो सभी राज्यों में अगर आप चेक करोगे तो ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 15 हो गया और ये 25 हो गया। यानी 25 और 15 40 और 60 और 70। यानी अगर मैं बात करूं क्यू का सभी राज्यों का उत्पादन कितना है, 70 है। तो वही पूछा था कि डी राज्य में क्यू का उत्पादन आपका प्रतिशत पूछा था सभी राज्यों से, यानी 25/70 यही परसेंटेज जब पूछा था। सॉल्व कर लो यार, कुछ तो नहीं है। 250/7 सॉल्व करेंगे, 7 या 21, 7 या 21 और 4 और 0 यानी 7 5 35। ऑप्शन का हेल्प लेंगे तो ये कट जा रहा, यानी पॉइंट लग जाएगा 35 और 5 और 0 यानी 7 7 49, यानी इसका आंसर हो जाएगा 35.7%। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। आपसे पूछा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं, मैं यहाँ पर हिंदी में महत्तम संप्रवर्तक, आपको ज्ञात करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी नंबर मेरा जब फ्रैक्शन में होता है, ठीक है, कोई भी नंबर जब मेरा फ्रैक्शन में होता है, अगर हमसे पूछे कि LCM और HCF निकालो, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो नंबर न्यूमरेटर होता है और इसको हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं। यानी कोई भी फ्रैक्शन में नंबर, ये क्या होता है, न्यूमरेटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग अंश, और इसको बोलते हैं हर। तो अगर आपको HCF निकालने बोला जाए कोई फ्रैक्शन का, तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर वाले नंबर का HCF निकाल लेते हैं और नीचे वाले जो नंबर डिनोमिनेटर है यानी जो हर है उसका हम लोग क्या करते हैं, LCM निकाल देते हैं। उसी तरीके से ये उल्टा भी हो जाता है। अगर आपसे इन्हीं फ्रैक्शन का अगर आपसे LCM निकालने बोले तो हम लोग फिर क्या करेंगे, ऊपर वाले का LCM निकालेंगे और नीचे वाले का HCF निकाल लेंगे। क्लियर है ये सब आप सभी लोगों को? कई सारे लोग भूल जाते हैं कि ऊपर HCF निकालना है कि नीचे LCM निकालना है। तो जो भी निकालने अगर आपको बोले तो बस वो ऊपर में होना चाहिए, बस सीधा सीधा बात है समझने के लिए आपका। तो यहाँ पर HCF निकालना है। अब HCF कौन कौन सा, ये 15 है, ये 12 है और ये 40 है। अगर यहाँ पर HCF निकालना है तो हम लोग देखते हैं डिफरेंस कितना का दिख रहा है, 3 का डिफरेंस दिख रहा है। अब यहाँ पर देखो 3, इसका HCF या तो 3 होता या तो फिर 3 के मल्टीपल में होता, यानी 3 के मल्टीपल में नीचे में। अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो 40 आपका 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये HCF 3 भी नहीं होगा, यानी इसका सिर्फ और सिर्फ क्या HCF होगा, 1 होगा। ऑप्शन का हेल्प लेंगे तो ये इसका आंसर कभी नहीं हो सकता। अब नीचे LCM अगर लेने जा रहे हैं तो ऑप्शन का हेल्प ले रहे हैं तो सीधा सीधा आंसर दिख जा रहा है मेरे को, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। क्योंकि ये देखो 49 है, अगर मेरा 49 अगर HCF LCM होता तो क्या 35 49 को डिवाइड कर पाता, नहीं कर पाता। तो सीधा सीधा आंसर क्या बच गया, 14490। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। एक समान चाल से गति करता हुआ एक ट्रक 245 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय करता है, तो ट्रक की गति ज्ञात करें। यानी आपसे सिंपली स्पीड पूछना चाह रहा है। तो हमको तो पता है और आपको भी पता है कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। यानी कोई भी गाड़ी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कितने समय में ट्रेवल कर रहा है। तो डिस्टेंस दे रखा है 245 और समय भी दे रखा है 50 सेकंड। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर यूनिट देख लीजिएगा, ये मीटर में और ये सेकंड में, यानी कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। वरना कभी कभी किलोमीटर में दे देता है और आप लोग उसको वैसे ही सॉल्व कर देते हो, तो इसलिए आपका ऑप्शन में नहीं मिल पाता है। तो बस 50 से भाग देना था, तो मैं क्या किया, ऊपर और नीचे दोनों दो जगह से गुना कर लिया, जिससे मेरा ऊपर बन गया 490/100। इसको भाग देना बहुत आसान है, यानी 4.9 मीटर पर सेकंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट इसको ट्राई करो। पाइप ए और पाइप बी एक टैंक को 4 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं, वे दोनों मिलकर टैंक को कितने घंटे में भर सकते हैं। ऐसे ही एनटीपीसी में क्वेश्चन में पहले दिन में टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। वहां पर ये पाइप है, वहां पर आदमी थे, ठीक है। तो आपको पता है कि ए पाइप अगर 4 घंटा में भर सकता है और बी पाइप 16 घंटा में भर सकता है। आपसे सिंपली पूछा था कि दोनों पाइप मिलकर कितने घंटे में भर पाएंगे। तो हमको भी पता है और आपको भी पता है, एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, जब भी अगर आपको कभी कोई आदमी का काम दे दिया जाए या फिर कोई पाइप का क्षमता दे दिया जाए और दूसरा पाइप का भी क्षमता दे दिया जाए और आपसे पूछे कि दोनों मिलकर कितने समय में कर पाएंगे, तो डायरेक्ट से फॉर्मूला क्या होता है, A/B/A+B। ये सभी लोग जानते होंगे। तो डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, डायरेक्ट से फॉर्मूला लगा के आंसर बता देना, यानी 16/5 घंटे लगेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। आप वो एलसीएम निकाल के भी, टोटल यूनिट निकाल के भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, मगर जरूरत ही नहीं है। जब चीजें समझ रहे हो तो उतना क्या करोगे, जैसे भी करोगे आंसर वही आने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। यहां पर क्या बोला है कि 18 प्रशिक्षु एक दिन में 8 विशेषज्ञ के बराबर काम कर सकते हैं। एक तालाब को बनाने में 18 विशेषज्ञ और 9 प्रशिक्षुओं को 8 दिन का समय लगता है, तो उसी तालाब को 9 दिन में बनाने के लिए 5 प्रशिक्षुओं के साथ कितने विशेषज्ञ की आवश्यकता होगी। देखो ये भी क्वेश्चन इसी तरीके से एनटीपीसी में पूछा जा रहा था। मतलब वहां पर लड़के थे, बॉयज मतलब लड़के थे और आदमी लोग थे,
उस तरीके से पूछा गया था, कोई आदमी और बॉयज मिलकर इतने काम को कर पा रहे हैं तो फिर बताओ कितने बॉयज की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस यहाँ पर प्रशिक्षु और विशेषज्ञ है। प्रशिक्षु मतलब क्या होता है, जो आपके अप्रेंटिस लोग जो नहीं करते, जो ट्रेनिंग व्रेनिंग करते हैं जो समथिंग, और विशेषज्ञ मतलब तो आप लोग समझते होंगे जो एक्सपर्ट लोग होते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है कि 18 प्रशिक्षु एक दिन में 8 विशेषज्ञ के बराबर काम करता है। यानी मैं यहाँ पर 18P लिख सकता हूं, प्रशिक्षु को मैं P से डिनोट कर दे रहा हूं। 18 प्रशिक्षु 8 विशेषज्ञ के बराबर काम कर सकता है एक दिन में। यानी अब मैं कह सकता हूं एक्सपर्ट को मैं ई से डिनोट कर ले रहा हूं, ठीक है, विशेषज्ञ। इसका मतलब समझ आया आपको? यहां पर कहने का मतलब यही है कि 18 प्रशिक्षु 8 एक्सपर्ट के बराबर है। अब यहां पर आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। आप चाहो तो MDH वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, या फिर टोटल वर्क भी निकाल के आप बना सकते हो। ये आपके ऊपर है कि कैसे बनाना चाहते हो। तो यहां पर मैं सिंपली क्या कर रहा हूं, डायरेक्ट MDH का फॉर्मूला लगा देता हूं। मैं टोटल वर्क में फंसूंगा नहीं, डायरेक्ट मैं बना लेता हूं। जैसा देखो क्वेश्चन वैसा बनाओ। तो अब देखो आपको पता चल गया कि 18 प्रशिक्षु 8 एक्सपर्ट के बराबर है। यानी मैं कह सकता हूं उस हिसाब से कि 9 प्रशिक्षु 4 एक्सपर्ट के बराबर भी होगा। उसी तरीके से जैसे 18 प्रशिक्षु आपके 8 एक्सपर्ट के बराबर है, तो 9 प्रशिक्षु 4 एक्सपर्ट के बराबर होगा। अब चलो क्वेश्चन की ओर आते, फिलहाल मैं यहां पर हटाता हूं, ठीक है। और यहां से ये भी चीज आपको समझ आ रहा होगा कि भाई एक प्रशिक्षु जो है वो 8/18 एक्सपर्ट के प्रशिक्षु के बराबर है। ये भी समझ आ रहा है ना, वो मैथमेटिकल के टर्म में ही मैं यहां पर भी लिख रहा हूं। चलो अब क्वेश्चन में क्या बोला था, एक तालाब को बनाने में 12 विशेषज्ञ और 9 प्रशिक्षु को 8 दिन लगते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपसे क्या बोला है कि 12 विशेषज्ञ भी काम कर रहा है और 9 प्रशिक्षु भी काम कर रहा है और 8 दिन का समय लग रहा है। तो यहां पर अब आपका फर्ज बनता है क्या, किसी को भी किसी में चेंज कर लो। अब किसी को भी किसी में भी चेंज करने से पहले देख लो कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या था। आपसे पूछा था विशेषज्ञ की संख्या पूछा था। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में हम लोग जो प्रशिक्षु वाले लोग हैं उसको भी मैं एक्सपर्ट में बदल लूंगा, यानी विशेषज्ञ में बदलने का कोशिश करूंगा ताकि मेरा बैलेंस बना रहे, ठीक है। तो देखो अब आपको पता है 12 विशेषज्ञ तो 12 विशेषज्ञ ही रहेगा। ये 9 प्रशिक्षु कितने के बराबर होगा, 4 विशेषज्ञ के बराबर होगा। समझ आ रहा मैं क्या कर रहा हूं 12 4 16 हो गया, क्योंकि 12 विशेषज्ञ तो कोई टेंशन नहीं था मेरे को। और हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रशिक्षु को हम लोग विशेषज्ञ में कन्वर्ट कर ले रहे हैं सीधा सीधा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो 9 प्रशिक्षु 4 विशेषज्ञ के बराबर हो जाएगा। यानी 12 4 16 लोग काम करते हैं 12 दिन में, कितने 8 दिन में ना, ये 8 दिन में काम कर ले रहे हैं। अब वही काम को 9 दिन में खत्म करना है, यानी 9 दिन में खत्म करना है। कितने, 5 प्रशिक्षु और कितने विशेषज्ञ। अब 5 प्रशिक्षु को अगर आप चेंज करने जाओगे तो यही चीज मैंने बताया कि एक प्रशिक्षु 8/18 एक्सपर्ट के बराबर है। यानी 5 मतलब क्या हो जाएगा, 8 5 40, 40/18 विशेषज्ञ के बराबर होगा, प्लस x। यही होगा मेरा x, जो होगा मेरा विशेषज्ञ के बराबर। यानी x विशेषज्ञ की जरूरत पड़ेगी। तो बस अब सॉल्व करो, x का वैल्यू निकाल लो। ये चीज मैं केवल समझाने के लिए इतना कुछ किया, वरना इतना सब जरूरत था ही नहीं, डायरेक्ट आप बनाते। अब सॉल्व कर सकते हो। तो 9 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, 2 से काटेंगे 20 बार में कट जाएगा। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 9 का गुना यहाँ पर भी होगा, यानी ये प्लस 9x यहाँ भी हो जाएगा। अब आप सॉल्व कर सकते हो। 12 चौके 16 मतलब 12 4 16, 16 गुना 8 कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। 128 में से 20 जाएगा और ये 9x हो जाएगा। यानी 128 में से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 108। 9 से काट देंगे कितने बार है, 12। यानी x का वैल्यू 12, यानी इसका मतलब है 12 विशेषज्ञ की जरूरत पड़ेगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पूरा स्टेप बाय स्टेप ही दिखा दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। यहां पर क्या बोला, एक परीक्षा में 51% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं और 45% गणित में अनुत्तीर्ण होते रहते हैं। यदि 21% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहते हैं तो और केवल 169 छात्र प्रतिशत उत्तीर्ण होते हैं, तो परीक्षा में उपस्थित हुए छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। तो देखो क्या बोला है, सिंपली सा है कि कोई परीक्षा है जिसमें से इंग्लिश में, समझना, इंग्लिश में 51% लोग फेल होते हैं। मैथ में क्या बोल रहा है कि 45% लोग फेल होते हैं पेपर में, और साथ में क्या बोला फिर 21% लोग ऐसे हैं जो मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल हो रहे हैं। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 21% लोग ऐसे हैं जो आपके मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल हुए हैं। अब क्वेश्चन में बोल रखा था कि 169 छात्र ऐसे हैं जो उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो आपसे परीक्षा में उपस्थित छात्रों की कुल संख्या पूछ रही है। तो आप जानते हो कि देखो अगर 21% लोग ऐसे हैं जो दोनों विषय में फेल हो रहे हैं,
तो यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि इंग्लिश में कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में फेल हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे, 51 में से 21 को माइनस करोगे, यानी ये मेरा कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। यानी आपको पता चल गया कि 30% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में फेल हो रहे हैं। अब उसी तरीके से मैथ में टोटल 45% लोग थे, तो 45 में से भी 21 को लेस कर देंगे, यानी ये कितना आ जाएगा, 24। यानी 24% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैथ में फेल हो रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, आपको पता चल गया कि इंग्लिश में सिर्फ फेल होने वाले 30 लोग प्रतिशत है, मैथ में सिर्फ फेल होने वाले 24% लोग हैं, और दोनों में फेल होने वाले 21% लोग हैं। यानी ये सब फेलियर की प्रतिशत है, यानी जो फेल हो रहे हैं उन लोगों का परसेंटेज है। यानी ये कितने हो गए, 54 और 21 कितना हो जाएगा, 75%। यानी ये 75% लोग ऐसे हैं जो पेपर में फेल हुए हैं, चाहे एक सब्जेक्ट में फेल हो चाहे दोनों में फेल हो। तो बचे कितने प्रतिशत लोग, 25% लोग, यानी यही 25% लोग पास हुए हैं पेपर में। बात खत्म। तो यही तो मैं समझाना चाह रहा था मेरे भाई कि 25% का ही वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, 169 छात्रों के बराबर है। तो आपसे 100% का वैल्यू पूछा है, तो आप सॉल्व कर लो। 25 से काटोगे 4, 9 चौके 36, यानी क्या हो, यूनिट डिजिट का हेल्प लेके 676 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो क्लियर हो गया सभी लोगों को। नेक्स्ट एक सिंप्लीफिकेशन, इसको भी जल्दी से ट्राई करो, एक्स का वैल्यू बता दो जल्दी से। तो 12 पचे कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, 60 मतलब 0.6x हो गया। 12 चौके 48 यानी 0.48 हो गया। उसी तरीके से 0.5x हो गया, और ये प्लस है 0.8 है। इसको मैं x को यहाँ ले आ रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 0.x हो जाएगा, और ये इधर चला जाएगा, यानी आपका पॉजिटिव में हो जाएगा, और ये ऐसा था ही। तो यहाँ पर एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो जा रहा है क्या, ठीक है, 0.8 है ना, तो प्लस हो गया, यहाँ वाला चीज़ वहाँ चला गया, तो 12 चौके 48। देखो गड़बड़ मैंने कर दिया कि नहीं कर दिया, ये 0.8 यहाँ ना होगा, 48 मतलब कि 2 डिजिट का बाद लगना चाहिए ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0.48 है, ठीक है, 0.48 है, और ये प्लस में ये है, तो मतलब मैं कह सकता हूँ ये क्या हो जाएगा आपका मतलब 0.48, और ये 0.8 आपका पहले से था, यानी ये हो जाएगा 8 और 8 4 12, यानी क्या हो जाएगा मेरा 2 डिजिट का पॉइंट, मतलब 1.28 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखो क्या आ रहा है मेरा, ये मेरा बराबर आ रहा है 1.28 का। अब आपको पता है ये 0.1x है, तो 10 का गुना करना आपका बनता है, तो 10 का गुना करेंगे जाके ताकि मेरा ये x हो जाए, और x का ही वैल्यू पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 12.8 हो जाएगा। समझे। चलो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बोला है ए बी सी किसी काम को एक साथ मिलकर 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 20 दिन में और बी अकेला 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा, तो बता दो जल्दी से। अब आप लोग उसी फॉर्मूला का मदद ले सकते हो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। सभी का दे रखा है 10, और साथ में आपको दे रखा है ए और बी का, ये ए और बी का कितना दे रखा है, 20 और 30। अच्छा, इसके लिए एक और फॉर्मूला होता है, मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, ठीक है, आप इसको जैसे ही बनाओ, फिलहाल आपको पता है जब आपको जैसे कि सपोज दैट ए का काम दे दिया जाए, कुछ दिन 10 दिन में कर लेते हैं, बी अगर आपको दे दिया जाए कि 20 दिन में कर पाते हैं, तो इसके लिए तो फॉर्मूला मैंने बता दिया कि ए इंटू बी और डिवाइडेड बाई ए इंटू मतलब ए प्लस बी। जब आपको दोनों लोगों का काम दे दिया जाए और किसी एक का काम दिया जाए और दूसरे का पूछे, तब हम लोग फॉर्मूला क्या करते हैं, डायरेक्ट ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी ए का अगर दिया तो ए का, अब बी का दिया है तो बी का, और फिर दोनों का डिफरेंस करते हैं उस वक्त। ये चीज़ आपको पता है ना, पता है कि नहीं पता? तो इस फॉर्मूला के मदद से हम लोग इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं बहुत आसानी से। बात बाकी आप बेसिक से भी बना लो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ए बी सी ये दे रखा है, ए बी सी ये दे रखा है 10, ए अकेला 20 दिन में कर पा रहा है और बी अकेला 30 दिन में कर पा रहा है, तो टोटल एलसीएम निकाल सकते हो 60 मतलब ये 6, ये 3 और ये 2। आपको पता है ये दोनों लोग मिल के 5 काम कर रहे हैं और यहाँ पर तीनों लोग मिल के 6 काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब सी एक दिन में केवल एक काम कर पा रहा है, तो 60 काम करने के लिए 60 दिन लगाएगा। बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। बोला है 10 प्राप्त करने के लिए 5.62 और 3.76 में के अंतर में कितना जोड़ना होगा, यानी इसके अंतर में कितना जोड़ना होगा जिससे मेरा 10 मिल जाए। तो पहले देख लो इसका अंतर है कितना, तो 12 से 6 जाएगा 6, 12 से 6 जाएगा 6, अब 15 से 7 जाएगा 8, और यहां से हो जाएगा मेरा एक लेस हो जाएगा, तो 4 से 3 जाएगा 1, यानी यही हो गया मेरा क्या
डिफरेंस हो गया। अब आपको वही पूछा है कि इसमें कितना जोड़े जिससे मेरे को 10 प्राप्त हो जाए, तो सीधा सीधा कितना जोड़े मतलब क्या, 10 से घटा दो, उतना ही जोड़ना पड़ेगा। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 9 से एक जगह 8, यानी 8.14 जोड़ेंगे जिससे मेरा 10 बन जाएगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। एक क्वेश्चन, अच्छा एक क्वेश्चन ये आपका एपी का है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना समांतर श्रेणी, एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है। ये श्रृंखला दे रखा है 12, 19, 26, 33 में 10वें संख्या क्या होगी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है। 10वें संख्या का वैल्यू पूछना चाह रहा है कि अगर ये सीरीज जो चल रहा है जिस तरीके से, आपको 10वां पद बताना है, पद 10वां यानी 10th टर्म बताना है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो देखो इसका एक फॉर्मूला है, आपको कुछ अलग नहीं करना। यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, टी एन, ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है, ये का फॉर्मूला हो गया टीएंथ टर्म का फॉर्मूला निकालने का। अब आपको पता है कि 10वां पद आपको अगर निकालना है यानी 10th टर्म निकालना है, तो सीधा सीधा आप क्या, फर्स्ट टर्म आपको पता है, ये पहला संख्या जो फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है, 12 दे रखा है, प्लस एन माइनस 1 यानी 10वां टर्म निकालना था, यानी 10 में से एक जाएगा 9 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है, यानी इस श्रृंखला का मतलब अंतर कितना था, किस तरीके से ये बढ़ रहा है, तो 12 से 19, 19 से 26 यानी 7 7 का अंतर है, यही होता है मेरा कॉमन डिफरेंस। तो गुना कर लो, 7 या 63 और 63 प्लस 12 कितना हो जाएगा मेरा, 63 12 यानी 75, यानी जो 10th टर्म जो होगा वो कितना होगा, 75 होगा। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। अच्छा, दो संख्याओं का लघुत्तम संप्रवर्तक और एवं महत्तम संप्रवर्तक क्रमश दे रखा है, यदि उनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या का वैल्यू बताओ। अब देखो आपको पता है एनटीपीसी के एग्जाम में भर भर के एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन पूछा जा रहा था, और आपको मैं बता दूं जो एलसीएम और एचसीएफ पर जो क्वेश्चन भी बन रहा था ना, वो थोड़ा हेवी डाटा देके बन रहा था। तो यहाँ पर भी अगर आप क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखोगे तो देखो ये भी हेवी डाटा है कि नहीं है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं पेपर में। आपको बहुत बेहतर तरीके से पता है कि कोई भी दो नंबर जब होता है, कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट, उन्हीं दो नंबर का एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बस इसी फॉर्मूला की मदद से बहुत सारे क्वेश्चन बेस बनते हैं आपके। तो यहाँ पर भी आप कुछ ऐसे ही कर सकते हो, कुछ अलग तो करना है नहीं। दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, यानी 171,360 इंटू 14। अब उनमें से एक संख्या का वैल्यू दे रखा है 2142 इंटू दूसरे नंबर का वैल्यू निकालना है, बस और तो कुछ करना नहीं है ना, यही है ना चीज आपका। अब देखो यहाँ पर आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से डील करना चाहते हो। आप चाहते तो पूरा ना बना के थोड़ा सा स्मार्टनेस भी दिखाओगे तो आपका काम चल जाएगा। बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो आप 14 से काट सकते हो, इसको कितने बार में कट जाएगा, 153 बार में कट जाएगा। अब देखो यानी 153 बार में कट जाएगा, यानी इसको भी 153 बार में कटना है किसी भी हालत में। अब हम यूनिट डिजिट का अगर हेल्प लेने जा रहे हैं, तो देखो जीरो को तो आप थोड़ा देर के लिए इग्नोर कर दो, ठीक है, जीरो हम लगा लेंगे बाद में। आपको पता है अगर ये 4 का गुना अगर 3 से होगा तो नंबर क्या आएगा, 12 आएगा। क्योंकि यहां पर देखो ध्यान से, ये 16 है यानी ये 6 है, यानी ये कभी इसका आंसर हो नहीं सकता। 8 का गुना जब 3 से होगा तो 24 आएगा, यानी यूनिट डिजिट 4 होना चाहिए, तो यूनिट डिजिट तो 6 दिख रहा है आपका, यानी ये भी इसका आंसर हो नहीं सकता। अब यहाँ पर देखोगे तो 8 का गुना 3 से होगा तो फिर 4 होना चाहिए, जो कि आपका 6 है। मगर यहाँ ऑप्शन देखोगे 2 का गुना जब 3 से होगा यानी 6, यानी इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ 1120 ही हो सकता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरीके से भी आप डील कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि इसके इस नंबर के डिनोमिनेटर का परिमेय मान ज्ञात करें। यानी आपको क्या बोला है कि इसको रेशनलाइज करना है, इसको रेशनल फॉर्म में आपको रेशनलाइज करना है, यानी कॉन्जुगेट करना, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। आपको एक बार कॉन्जुगेट करना है, तो कॉन्जुगेट हम लोग कर देते हैं। ये क्या है आपका, कॉन्जुगेट करेंगे तो यानी प्लस में है तो माइनस में ऊपर नीचे हम लोग गुना कर दे रहे हैं, तो 5 - 2√3 और 5 - 2√3। नीचे ध्यान से देखो, a + b a - b के फॉर्म में आ चुका है, यानी 5 का गुना कितना हो जाएगा, 5 का गुना यानी 25, यानी आंसर क्या हो जाएगा 5 - 2√3, 5 5 25, और आपका 2 2 मतलब क्या हो जाएगा 4, और 4 3 12, यानी इसका आंसर हो जाएगा नीचे में 13 और ऊपर में जैसे था एज इट इज वही हो जाएगा। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो जल्दी से। ये भी क्वेश्चन इसी तरीके से पूरा पूछा गया था एनटीपीसी में, सेम फॉर्मेट में, सिर्फ डेटा अलग थे।
क्या बोला गया, 8,000 में 2 ड्रम सेट खरीदे गए, पहले को 40% का लाभ पर बेच दिया गया और दूसरे को 40% लॉस पर बेच दिया गया। यदि दोनों ड्रम का सेट्स का विक्रय मूल्य बराबर है तो उनके क्रय मूल्य बताओ। तो 8,000 रुपए में 2 ठो ड्राम बेचा गया है, पहले का 40% लाभ में बेचा गया। 40% लाभ मतलब आप समझते होंगे 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 2/5, यानी 5 का सामान में 2 का प्रॉफिट हो रहा है। यानी मैं कह सकता हूं ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, यानी 5 का सामान को बेचा गया है 7 में। क्लियर। दूसरे को 40% लॉस में बेचा गया है, यानी 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 2/5 ही होगा। यानी 5 का सामान में 2 का लॉस हो रहा है, यानी 5 में का सामान को 2 में लॉस मतलब 3 में बेचा गया होगा। अब क्वेश्चन में पहले से बोल दिया क्या कि यदि दोनों जो सेट्स का विक्रय मूल्य है वो समान है, तो यहां पर देखो विक्रय मूल्य को हम लोगों को समान किसी भी तरीका से करना पड़ेगा। यहां 7 है, यहां 3 है, तो यहां पर क्या करेंगे, 7 से गुना, सॉरी यहां 3 से गुना कर देंगे और यहां 7 से गुना कर देंगे दोनों जगह। क्योंकि ये रेशियो सब है तो मेंटेन करके चलना होगा रेशियो को। तो यहां 7 को गुना करेंगे 3 से तो 21 हो जाएगा, यहां भी 7 का गुना करेंगे 3 से तो 21 हो जाएगा। तो यहां आप गुना करेंगे सीपी में, यानी 5 गुना 3 ये 15 हो गया और 7 गुना 5 ये 35 हो गया। यानी कहने का मतलब है इसी रेशियो में सामान को खरीदा गया होगा। यानी अगर मैं 5 से काटना चाहूं तो ये 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। यानी आप कह सकते हो यानी ये 3 और 7 के अनुपात में दोनों ड्राम को खरीदा गया है। आपसे पूछा था उनका कॉस्ट प्राइस, तो 3 और 7 कितना हो गया, 10 रेशियो। 10 रेशियो किसके बराबर होगा, 8,000 के बराबर होगा। तो एक रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा। तो 3 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। और 7 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 7 5600 हो जाएगा। यानी 2400 और 5600 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्लियर है। बहुत बेहतर मेथड है, ऐसे कर बनाओगे तो बहुत समय कम लगेगा आपका। वरना एक्स मान के भी आप बना सकते हो, आपके ऊपर है। पहला को एक्स मान लो, दूसरा को 8,000 माइनस एक्स मान लो, फिर जैसा क्वेश्चन बोला वैसे करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो जल्दी आप लोग। डायरेक्ट बोर्ड मास है, ध्यान देना जैसे जैसे सॉल्व करना है। बोर्ड मास का भी मैं बहुत तरीका, बेहतर तरीका बताया हूं कि कभी भी कंफ्यूज मत हो। अगर क्वेश्चन लेंदी क्यों ना दे दे आपको, आप उसको ब्रेक कर लो। ब्रेक करके बनाओगे तो कभी भी गलत होगा ही नहीं। तो प्लस माइनस से ब्रेक हम लोग लगा समझते हैं चीजों को। यहाँ पर ये एक पार्ट अलग हो गया, यहाँ पूरा एक पार्ट अलग है, और ये पार्ट अलग है, और ये पार्ट अलग है, यानी टोटल 4 पार्ट में ये ब्रेक हो रहा है। अब आप सॉल्व करो, 8 5 40 हो गया, प्लस ये देखो। अब इसको पहले सॉल्व करने जा रहे हैं, तो पहले तो सबसे पहले डिवाइड होता है। सबसे पहले क्या होता है, डिवाइड होता है। तो 4 को हम 3 से भाग देंगे तो क्या होगा, तो मतलब 4 को 12 को भाग देंगे तो कितना होगा, 3, और 3 गुना 2 6, फिर प्लस 8 माइनस 2, सॉल्व कर लो। तो 8 6 14, 14 में से 2 जाएगा 12, यानी 12 को जोड़ दो, यानी कितना होगा 52। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी पिज्जा का 5/3 भाग का मूल्य 300 रुपए है, तब पिज्जा का 3/5 भाग का मूल्य क्या होगा, बता दो। फ्रैक्शन के लिए मैंने एक बहुत डेडिकेटेड वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको सब समझाया था कि फ्रैक्शन मतलब होता क्या है। ये सब जो हम लोग लिखते हैं 2/7, कोई 2/7 काम कर लिया या फिर 2/7 काम छोड़ दिया, ये सब चीज समझ में बहुत अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए कि ये सब होता क्या है। ये मैंने इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था। फ्रैक्शन सर्च मारना, फ्रैक्शन बाय स्टडी बाजार, मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि कैसे फ्रैक्शन को हम लोग समझते हैं चीजों को। तो यहाँ पर भी फ्रैक्शन का ही खेल है। क्या बोला है, यदि किसी पिज्जा का 5/3 भाग का मूल्य, यानी 5/3 भाग का मूल्य 300 रुपए है, तो इसका मतलब समझो कोई पिज्जा था, ओरिजिनल में था 3, कोई पिज्जा था 3 100%, उसका 5वां भाग मतलब उसका 5वां, मतलब मैं कह सकता हूं उसका, ये अगर मान लो ये 100% है ना, ये अगर 100% है ना, तो वही बोल रहा है कि उसमें 2 ज्यादा था। मतलब कहने का समझ आ रहा है, यानी 2/3 मतलब सब समझ सकते हो 66.6% ज्यादा है। तो वही बोलना चाह रहा है कि कोई पिज्जा है, उसका 5/3 भाग का मूल्य है 300 रुपए। यानी आपको समझ आना चाहिए कि इस 5 का दाम आपको दे रखा है 300। तो ये अगर 5 का दाम अगर 300 है तो एक रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, 60 रुपए के बराबर हो जाएगा। यानी रियली में पिज्जा का दाम कितना है, 180 रुपए है। तो अब वही बोल रहा है कि तब बताओ पिज्जा का 3/5 भाग का मूल्य क्या होगा। तो बस अब आपसे इसी का दाम पूछा है, तो 36 5 180, यानी 36 गुना 3 108। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है सभी लोगों को। चलो नेक्स्ट इसको ट्राई करो। यहां पर क्या बोला, योगेश ने 10% की हानि पर अपनी घड़ी बेची। अगर वह उसे 135 रुपए में बेचता तो उसे 8% का लाभ प्राप्त होता है। तो घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो विक्रय मूल्य बता दो यार, अब तो कुछ बचा नहीं क्वेश्चन में। योगेश ने 10% का हानि पर अपनी अगर घड़ी बेची है
और क्या बोला है कि अगर वो 135 रुपये में बेचता है तो उसको 8% का लाभ होता है। तो समझना मेरी बात को, ये आप जानते हो 100% हमेशा मेरा क्रय मूल्य होता है जिसको हम लोग कंसीडर करके चलते हैं। हानि हो रहा है यानी 90%, ये हानि में चल के बेचा है। बोल रहा है कि अगर 135 रुपये में बेचता तो उसको 8% का लाभ होता, यानी अगर 108%, अगर यहाँ अगर हम देखें तो इसके बीच में कितना परसेंटेज का डिफरेंस है। देखो इसमें देखो कि कितना परसेंटेज का डिफरेंस दिख रहा है आपको, तो यहाँ 10 और यहाँ 8, यानी यही 18% का वैल्यू दे रखा है आपको, 135 रुपए के बराबर है। तो आपसे पूछा है कि घड़ी का विक्रय मूल्य बताओ। विक्रय मूल्य मतलब समझ रहे हो, तो घड़ी का विक्रय मूल्य बताओ, यानी कौन सा परसेंटेज पूछा। विक्रय मूल्य आपको प्रॉफिट में पूछा है कि लॉस में पूछा है, मतलब कि 90% का शायद वैल्यू पूछना चाह रहा होगा, क्योंकि उसको ये क्लियरली तो नहीं बोला गया कि घड़ी का सीधा सीधा सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। तो सेलिंग प्राइस मतलब यही 90% का वैल्यू पूछ रहा है। तो 18% का वैल्यू अगर मेरा 135 के बराबर है तो 90% का वैल्यू निकाल लो। 18 से काटेंगे 5, यानी 25 25 25, 5 2 7 और 5, 25 क्या हो गया, 25 25 5 2 15 17, 5 और 1 6 हो गया ना, यानी 675 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं बोला था कि प्रॉफिट वाला से निकालना सेलिंग प्राइस, हमसे 90% का ही वैल्यू पूछा था सीधा सीधा, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। यहां पर क्या बोला है, लड़कों का एक समूह में 25 लोग वॉलीबॉल खेलते हैं, 20 लड़के बैडमिंटन खेलते हैं, 10 लड़के क्रिकेट खेलते हैं, 5 लड़के सभी तीनों खेल खेलते हैं, 8 लड़के इन खेलों में से कम 2 खेल खेलते हैं, तो इनमें से कितने केवल एक खेल खेलते हैं, बता दो। देखो लोग सभी लोग खेल रहे हैं। आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि इनमें से कितने केवल एक खेल खेलते हैं, यानी सिर्फ सिंगल खेल खेलने वालों की संख्या बताना है। अब क्वेश्चन में नॉर्मली जब बोल ही रखा है कि 25 लोग वॉलीबॉल खेलते हैं और 20 लोग बैडमिंटन खेलते हैं, मेरी बात को समझना, 10 लोग आप क्रिकेट खेलते हैं। अब उसमें से ये तो था सभी लोगों का, उसमें से क्या बोल रखा है कि 5 लड़के ऐसे हैं जो तीनों खेल खेलते हैं, साथ में 8 लड़के ऐसे हैं जो कम से कम 2 खेल खेलते ही हैं, यानी 8 लोग यहां से और हो गए। यानी मैं कह सकता हूं कि 13 लोग ऐसे थे जो कोई ना कोई खेल खेलते ही थे, मतलब कि दो, मतलब कि कोई नहीं, कम से कम 2 और 3 वाले भी हैं, इसमें 2 वाले भी है और 3 वाले भी है। आपसे पूछा था कि इनमें से कितने केवल एक खेल खेलते हैं, तो ये देखो 25 20 और ये 10, यानी ये टोटल लोग कितने हो गए मेरे, 5 और 2 4 5 55, यानी 55 लोग हो गए जो तीनों खेल खेलते हैं अलग अलग तरीके से। इसमें से अगर मैं आपका 13 को घटा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सभी लोग ऐसे आ जाएंगे जो आपका सिर्फ और सिर्फ सिंगल गेम खेलते हैं। तो बस 55 में से 13 घटाओगे तो 42, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा 42। ठीक है, आप वेन डायग्राम से बना सकते थे, आपकी मर्जी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। क्या बोला है, लड़कों की एक स्कूल में प्रत्येक 15 छात्र के लिए 2 शौचालय की आवश्यकता है, यदि कुल छात्रों की संख्या 255 है तो कितने शौचालयों की आवश्यकता होगी। ये क्वेश्चन आपका 4 तारीख के पेपर में, ठीक है, 4 तारीख के पेपर में, एनटीपीसी के पेपर में मैंने ये क्वेश्चन कराया था। अगर मेरा आप हर वीडियो देखते होंगे तो मैंने एक क्वेश्चन कराया था, समथिंग इसी तरीके पर बेस क्वेश्चन पूछे गए थे। वहां बोला गया था कि कोई लड़की आपका बनाना खरीदती है, वो 18 बनाना जब खरीदती है तो उसमें से 3 बनाना उसमें से खराब निकलता है। अब वो टोटल अगर आपका समथिंग कुछ दे रखा था कि टोटल वो 676 बनाना खरीद रही है, तो आपको बताना था कि उसके पास कितने परफेक्ट बनानाज आएंगे। तो देखो सेम कॉन्सेप्ट पर बेस क्वेश्चन आपका यहां पूछा गया। यहां पर भी वही बोलना चाह रहा है कि लड़कों की एक स्कूल के में प्रत्येक 15 छात्रों के लिए, मतलब क्या, प्रत्येक 15 छात्रों के लिए 2 शौचालय की जरूरत पड़ती है। आप समझ सकते हो 15 लोगों को 2 टॉयलेट रूम की जरूरत पड़ती है। तो यदि कुल छात्रों की संख्या 255 है तो आपको बताना है कि टोटल कितने शौचालय की जरूरत पड़ेगी। तो डायरेक्ट देख लो कि ये किसका कितना गुना है। तो 15 एकम 15 और 7 यानी 17, यानी 17 टाइम्स है आपका। तो ये भी क्या हो जाएगा, 17 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि एक ही प्रपोर्शनल में आपको करना है। तो 17 या 34 टॉयलेट की जरूरत पड़ेगी, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। अब यहां पर क्या बोला है, पाइप ए और बी एक साथ काम करने पर एक खाली टैंक को 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि ए को 2 घंटे के बाद बंद कर दिया जाता है तो टैंक को भरने में कुल 42 घंटे लगेंगे। तो खाली टैंक को भरने के लिए ए को अकेले कितने समय लगेंगे, बताओ। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि कोई ए और बी है, जब एक साथ काम करते हैं तो कोई खाली टंकी को 12 घंटे में भर देते हैं।
मगर क्या बोला है कि आगे बोल रहा है कि जब 2 घंटा काम करने के बाद 2 घंटा काम करने के बाद ए पाइप को बंद कर दिया जाता है, फिर जाके आपका पूरा काम अकेला बी करता है, तब जाके टोटल समय लगते हैं 42 घंटे का समय लगता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि बताओ अगर खाली टंकी है, अगर ए अकेले भरना चाहे तो कितना समय लगेगा, ये आपका क्वेश्चन पूछा। तो सबसे पहले देखो, ये तो आप लोग जानते होंगे कि अगर ए और बी अगर 12 घंटा का समय ले रहा है कोई खाली टंकी को भरने में, पूरा 12 घंटे का समय ले रहा है, तो 1 घंटा में कितना काम करेगा, उस काम का 1/12 भाग काम करेगा, तभी तो मेरा भाई 12 घंटा में टोटल 1 यूनिट मतलब पूरा काम कंप्लीट कर पाएगा। यानी आप समझ गए कि 1 घंटा में उन लोगों के द्वारा कितना काम होगा, 1/12 भाग काम होगा। 2 घंटा तक साथ काम हुआ था, यानी 2 घंटा तक वो लोग साथ में काम किया है, यानी मैं कह सकता हूं काम कितना कर चुका है, 1/6 काम कर चुका है। यानी टोटल काम 6 में से 1 काम कर चुका है, यानी बचा कितना काम, 5/6 काम बचा। अब समझो, यानी टोटल काम था 6 और 6 में से काम अब आपका बचा कितना है, 5, क्योंकि एक काम मिलकर कर लिया था। अब यही 5 काम को कौन किया है, अकेला, यही 5 काम को अकेला कौन किया है, बी किया है। ध्यान से देखो, बोला है कि 1 और 2 घंटे के बाद बंद कर देता है, तब जाके टोटल समय लगता है 42 घंटा। यानी 42 घंटा में टोटल 42 घंटा है, यानी 2 घंटा तो साथ में काम किया होगा, यानी 2 घंटा का जब आप लेस कर दोगे तो बचा कितना, 40 घंटा। यानी इसी 5 काम को करने में बी आपका 40 घंटा का समय लगाया है। तो अगर आपसे अगर अब मैं पूछूं कि बताओ अगर बी अगर टोटल काम करना चाहता, यानी अगर टोटल 6 का 6 यूनिट काम करना चाहता तो कितना समय लगता, तो आप बोलोगे कि 5 यूनिट को काम करने में अगर वो 40 घंटे का समय लगा रहा तो 1 यूनिट काम करने में वो 8 घंटे का समय लगाएगा। तो टोटल कितना काम था, 6 काम था, यानी 8 6 48 घंटे का समय लगाएगा बी। अब आपको पता चल गया है कि बी अगर 48 घंटे का समय लगाएगा और ए और बी का 12 घंटे का समय है, तो आप ए का नहीं निकाल दोगे आसानी से, बस यही तो आपको करना था। अब डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हो कि a प्लस बी अगर आपको पता है 12 है और b का पता चल गया कि 48 घंटा में वो पूरा काम कर सकता है, तो जैसा चाहो फिर आप वैसा बना सकते हो। दोनों का डिफरेंस कितना, 36, यानी 3 और 16, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 घंटा। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस का है, ठीक है, ऊंचाई और दूरी का है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत था, ठीक है, आपका ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर में, और चूंकि आप लोग जानते हो ये सारा क्वेश्चन में आप जो देख रहे हो सारा क्वेश्चन ऑफिशियल क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन गलत है। हालांकि ऑप्शन भी आपको नहीं मिलेगा, फिलहाल आप लोग बस क्वेश्चन देख लोगे किस तरीके से पूछा गया था। ठीक है, तूफान के कारण एक बहुत लंबा पेड़ लगभग मध्य से टूट जाता है, हालांकि टूटा हुआ भाग पेड़ से अलग नहीं हुआ है और टूटे हुए पेड़ का शीर्ष पेड़ के आधार से 12 मीटर की दूरी पर जमीन का स्पर्श करता है। यदि जमीन से 37 मीटर की ऊंचाई पर पेड़ टूटा है तो मीटर में टूटे हुए पेड़ का हिस्सा का लंबाई बताओ। आप जानते हो कि मान लो ये सपोज दैट यहां तक आपका ये पेड़ था और पेड़ टूटकर जमीन पर ऐसे इस तरीके से टकरा गया, और आपको बोल रखा है क्वेश्चन में जो पेड़ का टॉप पोर्शन था वो जमीन से टकराया है। अब वो पेड़ का टॉप पोर्शन जो जमीन पर टकराया है ना, वहां से लेकर वो पेड़ का बॉटम तक का दूरी भी दे रखा है 12 मीटर का। अब आपको क्वेश्चन में ये भी बोल रखा था कि पेड़ जमीन से लेकर 37 मीटर की ऊंचाई पर टूटा है, यानी ये भी दे रखा है कि ये 37 मीटर की ऊंचाई पर टूटा है। आपसे मीटर में पूछ रहा है कि टूटे हुए पेड़ का हिस्सा बताओ, यानी ये वाला आपसे पूछना चाह रहा। तो आप तो जानते हो कि ये वाला अगर आपको लंबाई निकालना है तो ये तो आप जानते हो कि ये आपका 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी आपका क्या बन गया, एक समकोण, मतलब आपका क्या बन राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब आप ध्यान से देखो, ये 37 है, ये 12 है, आपको पता होगा कि ये 12, 35 और 37 का ट्रिपलेट बनता है, तो कहीं ना कहीं इसको होना चाहिए था 35। क्वेश्चन में अगर डेटा को अगर मैं सुधारने बैठूं तो ये होना चाहिए 35, जिससे ये मेरा ट्रिपलेट बन जाए 37 का, तो आंसर हो जाता है मेरा 37। तो हालांकि ऑप्शन में भी 37 नहीं दे रखा है। अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलोगे तो फिर आपको फिर बनाना पड़ेगा, ये 37 हो गया तो आप ट्रिपलेट या फिर पाइथागोरस थ्योरम से आप निकालोगे 37 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, फिर आप सॉल्व करके निकालना पड़ेगा, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। समझ गए, तो इसको इस तरीके से आपको डील करना था। चलो ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। अब हम लोग का मेरा जितना सेट पेपर था क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिया। अब वो 4 क्वेश्चन बच गए जो मैं आपको शुरू में दिखाया था। चलो अब उसको सॉल्व कर लेंगे। और टोटल इस शिफ्ट में 27 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए थे। तो रेलवे का कुछ भरोसा नहीं होता है कि वो कितना क्वेश्चन पूछ लेता, 25 का जगह 27 भी पूछ लेता है, 28 भी पूछ लेता है, 29 30 भी पूछ लेता है। चलो ये है मेरा वो क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन एक ही सेट पेपर के हैं। चलो इस क्वेश्चन में बोला क्या गया था, देखो यदि 2 रेखाएं दे रखा था, बिंदु ए पर एक दूसरे को काटती है, क्रमश बी और सी बिंदु पर धनात्मक
एक्स अक्ष पर काटती है तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सपोज दैट अगर कोई भी ट्रायंगल का 3 वर्टिसेस जब आपके पास हो तो इसका फॉर्मूला आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो फिर गड़बड़ वाली बात है। तीनों पॉइंट निकालना तो मैं बता दूंगा, मगर जब तीनों पॉइंट निकल जाएगा तो फिर कौन से फॉर्मूले में पुट करके हम लोग निकालते हैं, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो फिलहाल आप जैसे कि अगर आपको कोई भी ट्रायंगल का एरिया निकालने बोलता है तो अगर आपके पास 3 साइड होता है तो आप वहां पर हीरो फॉर्मूला लगा लेते हो। जब आपके पास 3 पॉइंट दिया जाए तो वो भी फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है मैं ये लिख देता हूं पहले, सबसे पहले, फिर मैं ये क्वेश्चन में समझाऊंगा कि 3 पॉइंट आपके पास आएंगे कहां से। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 डिटर्मिनेंट x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1। ठीक है, प्रोडक्ट में हो रहा है ये आपका, साथ में मल्टीप्लाई होगा आपका, और फिर प्लस x3 y1 माइनस y2 और डिटर्मिनेंट क्लोज। इसको हम लोग मोड भी बोल सकते हो, यानी कोई भी वैल्यू अंदर में जो होगा वो माइनस में कभी भी नहीं हो सकता, माइनस होगा वो बाहर निकल के पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। क्लियर हो गया। अब चलो क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। आपको क्या बोला था कि कोई दो रेखा यानी कोई दो स्ट्रेट लाइन है, दोनों एक दूसरे को काट रहा है बिंदु ए पर। क्लियर। आगे क्या बोला, क्रमश बी और सी बिंदु पर धनात्मक एक्स अक्ष पर काटती है। यानी आगे क्या बोला है कि जो दो, अब जो स्ट्रेट लाइन था वो ए पॉइंट पर तो कटा, इंटरसेक्ट किया, फिर क्या बोला बी और सी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस पर ये आपका मतलब पॉइंट आपका बी और सी भी इंटरसेक्ट कट रहा है। यानी मैं अगर क्या समझाना चाहूं तो एक्स अक्ष पर कट रहा है, यानी ये मान लो एक्स एक्सिस आप लोग जानते हो और ये आपका वाई एक्सिस है। तो ये दो स्ट्रेट लाइन जो है ना वो इस तरीका से है, ये आपका ए पॉइंट हो गया और ये जो काट रहा है बी और ये जो काट रहा है सी, क्योंकि एक्स एक्सिस पर कट रहा है बी और सी। बस। अब दो स्ट्रेट लाइन का आपको इक्वेशन भी दे रखा था, सपोज दैट मान लो इसका इक्वेशन दे रखा है एक्स माइनस 5y इक्वल टू 2 दे रखा है, और ये वाला स्ट्रेट लाइन का मान लो आपको दे रखा है एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0.9 मतलब इक्वल टू 9। अब बस, अब आप मुझे बताओ, आप ये वाला पॉइंट नहीं निकाल लोगे? ये मैंने आपको नहीं बताया था कि कोई भी दो स्ट्रेट लाइन यानी कोई भी दो सीधी रेखा का इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हो तो अब मेरे को एक्स और वाई मिलेगा, यानी एक्स और वाई का वैल्यू नहीं मिलेगा, और वो एक्स और वाई क्या होगा, ये वो पॉइंट होगा यानी वो बिंदु होगा जो दोनों को होल्ड कर रहा है उस पॉइंट पर। समझ आ रहा है, ये वो इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो यहां से हम लोग दोनों इक्वेशन का सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लेंगे। ये तो आसानी से आप निकाल लोगे दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई का पॉइंट। अब ये वाला पॉइंट की बात करेंगे तो आपको पता होगा कि अगर ये एक्स एक्सिस पर पॉइंट कट हो रहा है तो यहां पर मेरा वाई का वैल्यू क्या होगा, 0 ही होगा। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि एक्स एक्सिस पर कट हो रहा है ना, देखो एक्स एक्सिस पर कट रहा है, अगर वाई एक्सिस पर कट होता तो मेरा एक्स 0 होता। तो अब आप इस इक्वेशन का मदद से आप समझते हो कि मेरा y का वैल्यू क्या होगा, 0। जब y का वैल्यू 0 होगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। इसमें पुट कर दो। अब उसी तरीके से ये इक्वेशन में अगर मेरा y का वैल्यू 0 होगा तो x का वैल्यू क्या होगा, 9 होगा, यानी ये भी पॉइंट निकल गया 9 और 0। तो देखो 3 पॉइंट आपके पास नहीं आ जाएगा, और जब तीनों पॉइंट आया तो अब निकाल दो एरिया, खत्म। तो ये था सब था चीजें समझने का, बात बाकी आप समझ रहे हो तो करने बैठ जाओ। अब आप अगर बात करें कि ये जो दो इक्वेशन अगर आपको दे भी रखा है जो मेरे को निकालना है एक्स और वाई का वैल्यू, आपको जरूरत नहीं है पूरा इतना बेसिक तरीके से करने का, आप दिमाग खुद का चला के हिट एंड ट्रायल से भी एक्स और वाई का वैल्यू निकाल सकते हो। अगर मैं यहाँ पर देख पा रहा हूं तो देखो वाई का वैल्यू क्या है, एक्स माइनस 5y इक्वल टू 2 आ रहा है। अगर वाई का मैं मिनिमम वैल्यू लू तो 1 लूंगा, तो 5 गुना 1 5, और तो 5 गुना 1 5, यानी जब x का वैल्यू जब हम 7 रखेंगे तो 7 से 5 जाएगा 2, तब जाके ये होल्ड हो रहा। उसी तरीके से जब दूसरा वाला को अगर हम देखना चेक करेंगे कि ये यहां भी होल्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पहला इक्वेशन को सिर्फ होल्ड होना चाहिए, दोनों इक्वेशन का इंटरसेक्शन पॉइंट है तो दोनों को होल्ड करेगा मेरा एक्स और वाई का वैल्यू। तो x का वैल्यू जब हम 7 रख रहे हैं तो 7 गुना 2 और 1 2, यानी 7 दुना 2 9 हो गया, यानी आपको पता चल गया x और y का पॉइंट 7 और 1 होगा। ये इतना कुछ करने का जरूरत, ये डायरेक्ट मैं देख के बता सकता था कि एक्स और वाई का पॉइंट होगा क्या। तो बस खत्म। अब आपके पास तो सारा 3 पॉइंट है ही है। अब मैं इसको समझाना चाहूँ फिगर के तो ये अब मैं डायरेक्ट बनाऊंगा। तो मेरा क्या पॉइंट आया था, एक 7 आया था और एक 1 आया था। यहाँ पर मान लो ये आपका 2 हो गया, ये 0 हो गया, और ये मान लो 9 हो गया और ये 0 हो गया। अब डायरेक्ट से मैं फॉर्मूला पुट कर सकता हूँ। क्लियर है। तो अब एक काम करना, अब मैं एक चाहता हूं कि अब आप लोग यहां से मुझे इसका आंसर कमेंट करके आप लोग मुझे बताओगे कि क्या होगा। ठीक है, फॉर्मूला मैंने बता दिया, सब कुछ मैंने बता दिया। चलो
तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, अगर आपसे पहले में नहीं बना था तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, बस चीज़ों को समझ जाओ कि दोबारा से अगर क्वेश्चन आपके पास आए तो फिर उस समय गलती ना करो, या फिर उस समय आप ऐसा ना करो कि आपको फॉर्मूला ही भूल गए, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो। यहाँ पर क्या बोला गया था कि एक अनियमित आकार वाले पत्थर का आयतन मापने के लिए पीटर ने पानी से भरे हुए 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले डिब्बे में पत्थर को रखा। यदि डिब्बे में पानी का स्तर 10 सेंटीमीटर से बढ़कर 17 सेंटीमीटर हो जाता है तो पत्थर का आयतन कितना होगा। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा एकदम बहुत सिली थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा, नॉर्मली मिस्टेक भी नहीं है, सही है। जैसा अगर देखा जाए तो क्या बोल रहा है कि कोई एक इरेगुलर साइज का कोई पत्थर है, उसका वॉल्यूम आपको नापना है। तो पीटर क्या किया, पीटर ने पानी में, मतलब उसके पास एक डब्बा था। अब चूंकि अर्धव्यास बोल दिया है तो यहीं पर कंफ्यूजन हो गया, अर्धव्यास है। अब उसके पास एक ऐसा डब्बा है जिसका अर्धव्यास है, मतलब समझ रहे हो, वो एक सिलेंडर ही हो सकता है। बात को समझो, उसके पास अर्धव्यास वाला मतलब डब्बा है, तो डब्बा मतलब आप वो उसको क्यूब तो नहीं ना समझोगे, क्योंकि उसका तो कोई अर्धव्यास रेडियस वेडियस होता नहीं है। तो मतलब यही है कि जो गोला वाला डब्बा, तो गोला वाला डब्बा किसको हम लोग बोलते हैं, सिलेंडर को ही बोलते हैं ना। ये समझने वाला चीज था यहाँ पास। तो वही है कि अर्धव्यास वाला डब्बा में वो क्या करता है, पानी जिसमें है वो क्या करता है, वो पत्थर को डाल देता है। तो जब पत्थर को डालता है तो आप भी समझते होंगे, जब पत्थर को डालेंगे अगर डब्बा में पानी है तो पानी का क्या होगा, हाइट आपका ऊपर तक जाएगा। तो वही बोला है, जब पानी मान लो सपोज दैट 10 सेंटीमीटर तक था, पत्थर डालने के बाद 17 सेंटीमीटर तक पानी पहुंच जाता है। तो आपसे पूछ रहा पत्थर का वॉल्यूम। तो अब मेरी बात को समझना, आपको पता है जब पत्थर हम डाल देंगे इसके अंदर में, पानी का जब रेज, अगर मेरा पानी का जो हाइट है वो बढ़ गया 10 से 17, तो इसका मतलब समझ आया आपको, जो मेरा पत्थर का जो मतलब मेरा जो वॉल्यूम होगा सब पत्थर का, उसका हाइट कितना निकल के आ गया, 17 में से 10 माइनस करेंगे 7, यानी यही हाइट हो गया, इतना ही हाइट तक मेरा पूरा पत्थर पत्थर सबका भरा हुआ है। समझो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, जो छोटे छोटे जो भी पत्थर होंगे उसका जो हाइट निकल के आया है, कितना निकल के आया, 7 निकल के आया है, क्योंकि 10 सेंटीमीटर पानी था और डालने के बाद 17 सेंटीमीटर हो गया, यानी जो हाइट निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया, 7 सेंटीमीटर का हाइट निकल के आ गया। समझ आ रहा है। तो बस अब रेडियस आपके पास है और हाइट आपके पास निकल के आ गया, तो आप वॉल्यूम नहीं निकाल लोगे आसानी से। यही चीज आपको समझना था। आपने वो बचपन में एक तो कहानी सुनी होंगे, जो कौवा, कौवा नहीं था, कोई समथिंग, कौन पंछी था पता नहीं, कौवा ऐसा समथिंग, कौवा ही था। चलो, वो सुराही में पानी नहीं उसके पास पहुंच पाता है तो वो पत्थर डाल डाल के पानी को उछल लेके आता है। उसी तरीके से समझ सकते हो, ये पत्थर को डाला गया तो पानी का हाइट ऊपर आ गया। तो यहां से हम लोग मेजरमेंट कर लिए कि जो पत्थर का जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर तक के हाइट में रखा गया है, और उसी का वॉल्यूम आपसे पूछ रहा है। तो बस अब आप हटा दो। तो वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब इसके बाद कुछ बचा नहीं क्वेश्चन में। रेडियस, अर्धव्यास दे रखा है, अर्धव्यास मतलब हाफ डायमीटर, हाफ डायमीटर मतलब रेडियस के बराबर ही, यानी 5 गुना 5 हो गया, और ये 7 हो गया। तो 5 5 25, 25 गुना 22 यानी 550 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलो, एक क्वेश्चन ये था। ये क्वेश्चन आपका मैं कह सकता हूँ ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, और देख लो मैंने कुछ दिन पहले जो मैं एनटीपीसी के लिए जो तैयार किया था ज्योमेट्री का क्वेश्चन का एक वीडियो, मैंने बोला था बहुत बेहतर तरीके से कि देख लो ज्योमेट्री का जितने भी क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में बने हैं वो मैंने सारा कुछ दिखा दिया था, और बस वही क्वेश्चन पर बेस्ड ये भी क्वेश्चन है। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक चीज फिर से बता दूं, आपको मैंने बताया था कि कोई भी अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, इसके मिड पॉइंट से एक ट्रायंगल आपका बनाया गया। ठीक है, इसके मिड पॉइंट से एक ट्रायंगल बनाया गया। सपोज दैट मान लो ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। अब आपसे क्या बोला है इस क्वेश्चन में कि इसी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, तो मैंने आपको नहीं बताया था कि अगर इसके मिड पॉइंट से अगर हम कोई ट्रायंगल बना रहे हैं तो ये जो ट्रायंगल जो होगा वो उसका क्या होगा, 1/4 होगा। समझे, यानी 1/4 टाइम इसका एरिया के बराबर होगा। आप देख सकते हो ये सिमिलर ट्रायंगल से जब मैं करोगे ना, सारा का एरिया एक एक कर करके आ जाएगा। तो इसका एरिया क्या होगा, पूरे ट्रायंगल का 1/4 के बराबर होता है। और जब आपसे पेरीमीटर पूछे, अगर इस ट्रायंगल का यानी अगर परिधि अगर आपको दे दिया जाए और इस ट्रायंगल का परिधि पूछे तो फिर क्या होता है, वो आधा होता है, आधा आधा। समझ जाओ, यही दो चीज होता है, और तो कुछ निकालने देगा नहीं। समझे मेरी बात को। तो फिलहाल ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन में आ जाओ, वही चीज क्वेश्चन में भी दे रखा है। बड़े वाले ट्रायंगल का साइड दे रखा है, आपसे छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको अभी मैंने बताया कि ट्रायंगल का एरिया अगर आपको पास साइड निकल के आ चुका है तो आप साइड से हीरो फॉर्मूला लगा के एरिया निकाल सकते हो। तो एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 15 + 6, हीरो फॉर्मूला लगा रहा हूं डायरेक्ट से। ठीक है, ये 39/2 यानी कितना हो जाएगा, 9 6 15 और 20,
तीन तीन क्या हो जाएगा, 9 6 15, 15 20, 3 3 6 2 8, 3 3 6 8 और 1 9, ठीक है। कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। कितना हो जा रहा है, 36 ही है ना, ठीक है। 45 हो गया आपका, मतलब 2 से करेंगे तो 45 हो गया। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर हीरो फॉर्मूला लगा देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 45 इंटू 45 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा 30 गुना 45 में से 15 जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, और 45 में से 15 मतलब 45 में से 39 जाएगा तो ये 6 हो जाएगा। तो ये सब तो आपको पता समझ आ रहा है ना कि क्या हो रहा है। अब डायरेक्ट आप यहाँ से एरिया निकाल सकते हो, तो ये रूट से निकालने के लिए आप डायरेक्ट पेयर बना के आप समझ सकते हो, पेयर पेयर बना लेंगे तो जिससे मेरा इजी रहेगा। तो 15 गुना 3 इसको हम लिख सकते हैं, 30 को हम लोग क्या कर सकते हैं 15 गुना 2 लिख सकते हैं। ये हम पेयर बना रहे हैं जिससे मेरे को कैलकुलेशन करना ना पड़े, ये 15 का पेयर बन के बाहर निकल जाएगा आसानी से। 9 6 54, ठीक है, 9 6 54 है तो छोड़ो, 9 को मैं 3 गुना 3 ही लिख देता हूं, यानी एक और पेयर बन के मेरा तैयार हो गया, ये 3 बाहर निकल गया। अब देखो ये 6 है और 2 गुना 3 6, यानी 6 6 2 एक और पेयर मिल गया, यानी ये भी 6 हो गया, यानी ये मेरा एरिया निकल के आ गया 15 गुना मतलब क्या हो जाएगा 6 या 18, यानी 15 गुना 18 एरिया निकल गया। तो इसी का 1/4 मेरा क्या होगा एरिया कहलाएगा। तो आप सॉल्व कर लो, 4 से काटोगे 4 चक्कर 16, 4.5, यानी 15 गुना 4.5 कितना हो जाएगा 67.5 एरिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। चलो ये है लास्ट क्वेश्चन, ये था एक आपका एज का क्वेश्चन था, और मैंने एक एज का ऊपर भी मैंने 2 वीडियो बनाया था, एज का ऊपर 2 या 3 वीडियो। एक मैंने हाई लेवल का एज का ऊपर वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको इसी टाइप के क्वेश्चन रखा था कि जो भी थोड़े उटपटांग टाइप के जो होते हैं ना, जिसको समझना मुश्किल होता है थोड़ा, वो मैंने बताया था कि किस किस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हो बहुत ईजीली। तो अगर आपको भी एज में तकलीफ होता है कि 1/3 1/2 जैसे भी, वो एक बार मेरा वीडियो आप जरूर से देखना, ठीक है। टीसीएस वाली करके होगा, हाई लेवल एज के क्वेश्चन जितने भी रेलवे एग्जाम में पूछे गए वो मैंने सब दिखाया था उसमें, तो एक बार जरूर से सॉल्व करना। तो इस क्वेश्चन में भी फिलहाल अगर हम समझेंगे तो देखो क्या बोला था, रोहित की वर्तमान आयु निशांत की आयु के 3.5 गुना से 6 साल कम है। आगे क्या बोला, अगले साल निशांत की आयु रोहित की आयु का 1/3 हो जाएगा, तो रोहित का वर्तमान आयु बताओ। तो मैं बहुत आराम से बनाऊंगा, देखो ये रोहित हो गया और ये निशान हो गया। क्या बोला था, हम वहीं से शुरू करेंगे जहां से मेरे को कैलकुलेशन इजी पड़े। बात समझो, मेरे को नॉर्मली क्या बोला है कि अगले साल निशांत की आयु रोहित की आयु का 1/3 हो जाएगा, यानी निशांत का आयु रोहित का 1/3 हो जाएगा। यानी अगर अगले साल रोहित का आयु अगर 3 है तो निशांत का आयु क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 1/3 का बात कर रहा है। ये तो क्लियर है ना। मगर ध्यान दीजिएगा ये अगले साल का है, ये नेक्स्ट ईयर का है, ये प्रेजेंट साल का नहीं है, अगले साल का रेशियो है। अगर अब आपका क्वेश्चन में क्या बोला था, पीछे चले जाओ, पीछे चले जाओ, रोहित की वर्तमान आयु निशांत की आयु का 3.5 गुना से 6 साल कम है। अब देखो जब आप 1 साल पहले जाओगे तो 3x - 1 आपको करना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल अब हम लोग पहले आ चुके हैं, और यहां पर भी x - 1 करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब जो क्वेश्चन बोला है बस वही कर दो। क्या बोला था, रोहित की वर्तमान आयु निशांत की आयु का 3.5 गुना से 6 साल कम है। तो देखो 3.5 गुना से 6 साल कम है, यानी अगर मैं बात करूं रोहित का आयु क्या है 3.5 गुना से 6 साल कम है। अगर मैं इसको 6 साल अगर और जोड़ दूं तो ये 3.5 गुना पूरा हो जाएगा। तो बस यही 6.5 साल को मैंने जोड़कर और 3.5 गुना से मैं इसको गुना कर दे रहा हूं, जिससे मेरा दोनों जगह इक्वेशन क्या हो जाए, बराबर हो जाए। क्योंकि मैथ का यही नियम है कि अगर बैलेंस अगर आप करके चलते हो तो कभी भी मैथ में कोई भी गलती नहीं होता है। यानी अगर आप यहां पर +2 कर रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी आपको +2 करना पड़ेगा, जिससे मेरा चीज बैलेंस रहे। तो यही चीज मैंने क्या किया है कि आपको क्वेश्चन में बोल रखा था कि 3.5 गुना से 6 साल कम है, तो मैंने क्या किया 6 साल इसमें जोड़कर 3.5 गुना से इसको 3.5 से गुना कर दिया। या फिर आप इसको उल्टा भी कर सकते थे ऐसे भी कि इसको 3.5 गुना करके इसमें से 6 साल घटा देते। तो घुमा फिरा के वही तो चीज हो रहा है ना, ये 6 को वहां ले जाओगे तो माइनस नहीं हो जाएगा। बस यही था क्वेश्चन, यहीं पर आपको x का केवल वैल्यू निकालना था और कुछ नहीं था क्वेश्चन में, यकीन मानिए। तो सॉल्व करते हैं अब आपका। तो यहां पर देखो 3.5x है, ये 3.5x है, यहां पर 3x है, यानी अगर मैं इसको प्रॉपर सॉल्व करना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा 3.5x, मतलब 3x और 6 से एक जाएगा 5, यानी ये आपका 5 हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3.5x हो जाएगा, और माइनस में आपका 3.5 हो जाएगा।
अब सॉल्व कर लो, तो ये x को वहां ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.5x हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 0.5 हो जाएगा, और ये यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा 8.5 हो जाएगा। तो पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल कर सकते हैं, 5 से काटेंगे 17 बार में, यानी x का वैल्यू क्या आ गया 17 निकल के आ गया। आपसे पूछा था रोहित का वर्तमान आयु, तो रोहित का वर्तमान आयु है तो पहले आप 3x है, तो 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा 17 गुना 3 51 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये 51 आपका आंसर नहीं होगा, ये मेरा 1 साल बाद का था एज, तो प्रेजेंट में एज कितना हो जाएगा, प्रेजेंट में एज मेरा इतना हो जाएगा, याद रखो। तो 51 में से 1 चला जाएगा तो क्या होगा 50, यानी 50 साल का है आपका रोहित। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। ये था पूरा चीज जो मैंने आपको एक एक चीज एक एक लाइन मैंने समझाया कि कहां से किस तरीका से हुआ है। अब ऐसे ही अगर आप चीजों को समझ के बनाओगे तो यकीन मानिए जितना भी क्वेश्चन क्यों ना उलझा दे, और जो मैंने बताया, मैं जो आपको बता रहा हूँ हाई लेवल वाला जो एज का क्वेश्चन, वहां पर वैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, जो मैं आपको वीडियो बना चुका हूँ, रेलवे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बात बाकी आपके ऊपर है, बेसिक क्वेश्चन तो एज का आप भी बना पाते हो, कोई और भी बना पाते हैं, मगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन काफी लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। या तो फिर ऑप्शन से भी आप डील कर सकते हो, अगर आपकी समझ इतनी ज्यादा है तो ऑप्शन से भी आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से डील कर सकते थे, ठीक है। चलो फिलहाल यहाँ पास मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, और आज यहाँ पर मैं इस वीडियो को यहाँ पर रिज्यूम कर रहा हूँ, तो सपोर्ट दिखाइए ताकि मैं इस चीज को आगे भी आपके लिए कंटिन्यू रख सकूं, ठीक है। बात बाकी जो एनटीपीसी का एग्जाम जो चल रहा है उसको मैं ज्यादा कवर इसलिए नहीं कर रहा हूँ, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, ठीक है। और ऐसे भी काफी लोग इसको कवर भी कर रहे हैं एनटीपीसी एग्जाम को लेकर, अच्छे लोग भी कवर कर रहे हैं, बुरे लोग भी कवर कर रहे हैं, अर्जी लोग, फर्जी लोग, सब टाइप के लोग इसको कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि थोड़ा जरूरी मेरा है कुछ योगदान देना, क्योंकि जो चीज समझना है वो आप समझ चुके हो। अगर अभी भी आप अपना समय वेस्ट कर रहे हो, चीज़ों को समझने में लगा रहे हो, तो फिर ये आपकी गलती होगी, बात बाकी, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग बस प्रैक्टिस करते रहो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक है। तो चलिए फिलहाल यहाँ से वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। सेशन पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पहली दफ़ा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो रेलवे एग्जाम और एसएससी के एग्जाम पर बेस्ड है, ज़्यादातर रेलवे एग्जाम पर ही बेस्ड है, तो जरूर से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।